नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी 2021 जनरल अवेयरनेस का भाग 4 आज हम कंप्लीट करेंगे तथा भाग 4 में आज हम पढ़ेंगे लोकसभा व राज्यसभा को। हाल ही में जो सिलेबस जारी किया गया था आपका यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी 2021 का जनरल अवेयरनेस का, उसमें यह टॉपिक दिया गया है लोकसभा व राज्यसभा का। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को पूरे डिटेल में आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक जानकारी याद रखिए कि हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, यह तीन लोगों से मिलकर बनी है। राष्ट्रपति एक हो गए, उसके बाद हमारी जो लोकसभा है और राज्यसभा, यानी कि हमारी जो भारतीय संसद के 3 भाग है। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। तो डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आपको याद रखना है जो है कि हमारी जो भारतीय संसद है वह उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। तो ये पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यहीं से पूछा जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद 1954 में जो है राज्य परिषद एवं जनता के सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा व लोकसभा शब्द को अपनाया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 1954 में जो है राज्य परिषद को राज्यसभा कहा जाने लगा और जनता के सदन को लोकसभा कहा जाने लगा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो हमारी राज्यसभा होती है इसको हम उच्च सदन कहते हैं। इसके बाद हमारी जो लोकसभा होती है उसको हम निचला सदन यानी कि पहला चैम्बर या चर्चित सभा कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो हमारी राज्यसभा होती है इसको हम उच्च सदन या दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा कहते हैं। इसके बाद हमारी जो लोकसभा होती है इसको निचला सदन या पहला चैम्बर या चर्चित सभा भी कहते हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। तो ये बेसिक जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे राज्यसभा को, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा की संरचना की। तो जो राज्यसभा है इसका अनुच्छेद 80 के तहत जो है गठन का प्रावधान किया गया, जिसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा का जो गठन 1952 में पहली बार किया गया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा का जो गठन है पहली बार 1952 में किया गया था। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 निर्धारित की गई है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है यह 250 निर्धारित की गई है। तो भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इनमें से जो है 238 सदस्य राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए थे। 12 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा की, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो 238 राज्यसभा के सदस्य हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद वर्तमान कंडीशन की अगर हम बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा में टोटल सदस्य हैं 245। इनमें से 229 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से 12 जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो वर्तमान कंडीशन की अगर हम बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है 245, जिनमें से 229 जो सदस्य हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें से 4 सदस्य आपका संघ शासित प्रदेशों का नेतृत्व करते हैं और बाकी के जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो वर्तमान कंडीशन भी आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? राज्य संविधान की जो 4थी अनुसूची, आप ध्यान दीजिएगा। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया। इसे भी आप याद रखिएगा। हमारे संविधान की जो 4थी अनुसूची है इसमें राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। इसके बाद राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणी मत के द्वारा चुने जाते हैं, जिनमें से 12 सदस्यों का जो चयन होता है वो मतलब जिनमें से 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा की, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम राज्यसभा की अवधि की बात करें
तो जो राज्यसभा है यह निरंतर चलने वाली एक संस्था है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो राज्यसभा है यह एक निरंतर चलने वाली संस्था, यानी कि यह एक अस्थायी सदन है तथा इसका विघटन नहीं होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो राज्यसभा है यह एक अस्थायी सदन है तथा इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। यह सीटें चुनाव के द्वारा फिर से भरी जाती हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोचयन किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, जो सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा के वे कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, और राज्यसभा की अवधि में आप देख लीजिए यहाँ पे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा के प्रमुख पदाधिकारी की अगर हम बात करें तो इसके 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, एक तो सभापति हो गए और एक तो उपसभापति होते हैं, तथा ये जो सभापति होते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जो हैं राज्यसभा के सभापति हैं। इसके बाद जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को जो है उप सभापति के तौर पर निर्वाचित करती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जो राज्यसभा है वह अपने सदस्यों में से ही किसी एक को उप सभापति के तौर पर निर्वाचित करती है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, और राज्यसभा की अगर हम शक्तियों की बात करें तो पहली शक्ति, इसकी शक्ति क्या है, तो गैर वित्तीय विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को उतनी ही शक्तियां प्राप्त है जितनी कि लोकसभा की, यानी कि जो विधेयक गैर वित्तीय प्रकार के होते हैं उनमें जो है राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्तियां होती हैं दोनों बराबर होती हैं। इसके बाद धन विधेयकों के इस मामले में और राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है, परंतु यह जो राय होती है लोकसभा के ऊपर अबाध्यकारी होती है। तो इसे भी आप याद रखिए, यानी कि धन विधेयक के संबंध में जो है राज्यसभा की जो शक्ति है वह क्या है, तो सीमित शक्ति, यानी कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास जो अधिकार है वह सबसे अधिक है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर हैं और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, गैर वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक इन दोनों विधेयकों के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं दोनों बराबर होती हैं, परंतु धन विधेयक के मामले में जो लोकसभा की शक्ति है वह सबसे ज़्यादा होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की जो शक्ति है वह सीमित शक्ति है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो संविधान संशोधन विधेयक होता है इसमें ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का जो वेतन और भत्ता होता है संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना क्या, राज्यसभा की और शक्तियाँ देख लेते हैं उनको और भी। तो राज्यसभा को 2 ऐसे विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। तो 2 ऐसे विशिष्ट अधिकार राज्यसभा के पास हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं है। तो अनुच्छेद 249 जो है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प 1 वर्ष की अवधि के लिए पवित्र होगा। ऐसा किए जाने पर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो अनुच्छेद 249 हो गया। उसके बाद 312 अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को शक्ति दी गई है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है। तो ये 2 जो पावर हैं ये विशिष्ट पावर हैं राज्यसभा के पास हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं है, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम पद रिक्त की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का पद रिक्त किस प्रकार से हो सकता है, तो दोहरी सदस्यता के मामले में जो है राज्यसभा के सदस्यों का जो पद वो रिक्त हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगर
किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो वह पहले सदन में उसका जो पद होता है वह रिक्त हो जाता है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें उसकी रिक्त हो जाएंगी। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, किन कंडीशन में जो है राज्यसभा के सदस्यों का पद रिक्त हो सकता है। इसके बाद अगली कंडीशन क्या है, पद त्याग के द्वारा जो है इनकी सीटें रिक्त हो सकती हैं। तो कोई सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान जो होता है वह रिक्त हो जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अनुपस्थिति की अगर हम बात करें तो यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अगर अनुपस्थित रहता है तो सदन से उसका पद रिक्त हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन आपको याद रखनी है, किन कंडीशन में सदस्यों का पद रिक्त हो जाता है। ये सभी जो कंडीशन है ये लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी लागू होती हैं। तो दोनों के मामले में ये सभी कंडीशन लागू होती हैं, तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे अब लोकसभा की। तो लोकसभा के गठन का जो प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया, यानी कि अनुच्छेद 81 जो है यह लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। इसे जो है इसके सदस्य जो होते हैं लोकसभा के, ये जनता द्वारा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल सदस्य निर्वाचित क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं। यानी कि आप याद रखिएगा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, तथा हमने पढ़ा था राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या वह 552 हो सकती है। इसमें 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि और एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित या नाम निर्देशित किया जाता है। तो ये तो हो गई मैक्सिमम संख्या की बात। अगर हम वर्तमान कंडीशन की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं 545, जिनमें से जो है 530 जो सदस्य होते हैं ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद 13 सदस्य जो होते हैं इनमें से वे संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और बाकी के जो 2 सदस्य होते हैं इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के। तो ये वर्तमान कंडीशन है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगले फैक्ट क्या है जो आपको याद रखना है, लोकसभा की संरचना आप याद रखिएगा। इसमें से भारत में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति डायरेक्ट उत्तरदायी होती है, जो संसदीय प्रणाली सरकार की मुख्य विशेषता होती है। यानी कि जो मंत्री परिषद होती है वह सीधे तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। लोकसभा चुनाव को जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, सर्वाधिक मत द्वारा व्यक्ति की विजय। इसे भी आप याद रखिएगा, जो लोकसभा चुनाव होता है उसको फर्स्ट पास्ट द वोटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है वो रखी गई है 25 वर्ष। यानी कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी जो एज लिमिट है वह मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर हम लोकसभा की अवधि की बात करें तो आम चुनाव से हुई पहली बैठक से, मतलब आम चुनाव से हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए जो है इसकी अवधि होती है, तथा इसके बाद यह 5 वर्ष के बाद यह स्वयं विघटित हो जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद लोकसभा की अवधि जो है आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के 6 महीने की अवधि से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो लोकसभा की अवधि होती है आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, अगर हम पद रिक्तता की बात करें तो जो हमने वहाँ पे कंडीशन फॉलो की थी वही कंडीशन सेम यहाँ पे भी लागू होगी। तो दोहरी सदस्यता के आधार पर जो है लोकसभा के सदस्यों का पद रिक्त हो सकता है। तो पहली कंडीशन हमने क्या देखी थी, यदि कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर लोकसभा में उसकी जो सीट होती है वह समाप्त हो जाएगी। अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो वह पहले वाले सदन में उस सदस्य का जो पद होता है वह रिक्त हो जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, एक ही सदन में जो है 2 सीटों पर चुन लिया जाता है तो उस व्यक्ति को स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा उसकी जो दोनों सीटें हैं वो खाली हो जाती हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद पद त्याग के द्वारा भी वो अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे सकता है। तो कोई सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष त्यागपत्र द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर वह मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई सदन का सदस्य है,
वह बिना अनुमति के 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसका जो सीट होती है सदन में उसकी जो सीट होती है वह रिक्त हो जाती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई सदस्य है वह बिना अनुमति के 60 दिनों की अवधि से अधिक जो है क्या रहता है, गायब रहता है सदन से, तो उसकी जो सीट होती है वह रिक्त हो जाती है। तो ये कंडीशन है, इन कंडीशन में जो है उसका पद रिक्त हो जाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अगर हम इसके शक्तियों की बात करें तो धन विधेयक के मामले में जो है लोकसभा की जो शक्ति है राज्यसभा से सबसे अधिक होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये तो हमने देखा था। इसके बाद धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। धन विधेयक के मामले में और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है एक ही समय में संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसे 14 दिनों के भीतर जो है राज्य के विधानमंडल की सीट खाली करनी होगी, अन्यथा संसद में उसकी जो सदस्यता होती है वह समाप्त हो जाती है। तो ये सारी कंडीशन में आपको याद रखनी है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे, एक चीज़ और आपको याद रखनी पड़ेगी, लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो लोकसभा का एक मुख्य पदाधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसे भी आप याद रखिएगा। लोकसभा का मुख्य जो पदाधिकारी होता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष, जो वर्तमान में कौन है, ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है यह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी। अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य लोकसभा की बैठकों का संचालन करना तथा कार्यवाही को व्यवस्थित व नियंत्रित करना। संचालन संबंधी किसी भी संशय या मतभेद की अवस्था में उसका जो निर्णय होता है लोकसभा अध्यक्ष का वह क्या होता है, सर्वमान्य होता है, यानी कि उसका निर्णय अंतिम होता है। इसके बाद धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है यह निश्चित कौन करता है, तो यह लोकसभा अध्यक्ष ही निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जो कोरम संख्या होती है उसको भी निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों सदस्यों के पीठासीन अधिकारियों का दायित्व है कि सदन की कार्यवाही संचालित करने के पूर्व आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या या कोरम सुनिश्चित करें। दोनों सदनों में जो है कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंस होती हैं लोकसभा अध्यक्ष की, तो इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे लोकसभा से रिलेटेड और राज्यसभा से रिलेटेड उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के बाहर से आपके एग्जाम में यूपीटीपीएससी पीटी का जो एग्जाम होने वाला है इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे जनरल अवेयरनेस के। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।